हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का हमारा विषय है आकाशवाणी दूरदर्शन में हिंदी साहित्य का संसार। इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्री राजशेखर व्यास जी, जो दूरदर्शन में अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी को करीब से समझा है। इनके बारे में उद्घाटन सत्र में हमने जान लिया है कि आपने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 4000 लेख लिखे हैं, 2000 फिल्में बनाई हैं, और भी इनका परिचय विशाल है, जिसमें ये स्वामान्य के शिखर, इसमें सारी जानकारी दी हुई है। चूँकि समय की पाबंदी है, इसलिए हम सीधे विषय पर आते हैं। इसमें हम दूरदर्शन आकाशवाणी में हिंदी साहित्य के संसार को इस तरह समझेंगे कि दूरदर्शन ने हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए क्या कोई लक्ष्य अपने आप निर्धारित किए, कोई जिम्मेदारी ली, और अगर ऐसा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए। मैं व्यास जी से आग्रह करूंगा कि इस बारे में जानकारी दें। आप सब अग्रजों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। पहले तो मैं आपकी उदारता का लाभ लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अस्वस्थ था और तलाशी के आदरपूर्वक आग्रह पर आना हुआ। यहाँ आकर मुझे परिवार जैसा वातावरण मिला। तो मैंने जैसे कहा कि कल्याण समारोह में जन्मा और संयुक्त राष्ट्र संघ तक बोला, लेकिन अभी पिछले दिनों में बेहद अस्वस्थ रहा। तो मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं हवाई जहाज में बैठकर जो कुछ लिख पाया आकाशवाणी दूरदर्शन पे पॉइंट मेरे मस्तिष्क में एक धारा प्रवाह में बोल दूँ, फिर जो कुछ प्रश्नोत्तर आपके अंदर आए वो प्रश्न आप पूछें। मैंने महेश जी को अनुज्वल कहा भी कि भाई मैं भी दूरदर्शन में सन 80 में जब 19 साल का था, तमाम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के साक्षात्कार दिया करता था। माननीय विजय जी, मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो रात भर तैयारी ऐसे करता था मानो IAS IPS की तैयारी करनी, UPSC की, समग्र साहित्य चाह जाता था। मतलब आप मुझे यहाँ मिले हैं, न दूरदर्शन आकाशवाणी को अंदर से जानते हैं, तो बेहतर होगा कि एक सांस में पहले मैं जो कुछ कहना चाहूँ कह दूँ, फिर आप सवाल जवाब। नहीं, आपकी अनुमति है तो थोड़ी तैयारी करके आया हूँ, ऐसा नहीं है। तो अगर आप कहें तो क्वेश्चन का जो सार है, क्या क्या मैं पूछना चाहता हूँ, इस वाली आप जानकारी को जो मैं सार के रूप में कह दूँ, फिर आप उसमें कवर कर लें। मैंने बच्चों 45 बरस वहाँ काम किया, एक सांस में बोलूँगा तो आनंद आएगा। आप सुनिए, मेरा दूरदर्शन में प्रवेश एक साहित्यिक मुठभेड़ के साथ हुआ। मैं 14 बरस का था जब पिता का देहावसान हो गया, 19 बरस का था तो मैं दिल्ली पहुँच गया। श्री नारायण चतुर्वेदी ने मुझे लिखा कि तुम रतनलाल जोशी या बच्चन से मिलो, वे लोग जानते हैं तुम्हें कहाँ जाना, वे भविष्य बताएं। तब बात ये हुआ कि मैं खुद ही अपनी तलाश में, मेरा कोई रहनुमा नहीं, वो क्या दिखाएंगे राम उसको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। तो मैं दूरदर्शन में, हमारे यहाँ कुबेर दत्त, शरद दत्त, रामदत्त, गुरुदत्त की तरह बहुत सारे नाम थे। तो एक रामदत्त वशिष्ठ थे जो हिंदी प्रोग्राम करते थे। मैं उनसे लड़ने पहुंचा कि कौन रामदत्त है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र पर काम क्यों नहीं करता। प्रेमचंद पर बहुत काम हुआ था। मैं प्रेमचंद विरोधी नहीं, पहले भाषा मेरी सुन लीजिएगा, फिर आनंद आएगा तो आपको मजा आएगा। मैं उग्र जी महाराज पर क्यों नहीं आज तक भी प्रोग्राम बना, पांडे बेचन शर्मा उग्र पर, भगत सिंह पर क्यों नहीं बना, ये लड़ते हुए शिव शर्मा के कमरे में पहुंच गए। शिव शर्मा ने मुझसे कहा, वो डायरेक्टर जनरल थे, लिखने करने का सुंदर था। मैं तो कहने लगे कि तुम खुद ही अच्छे प्रोग्राम बनाना एक दिन, तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, तुम खुद क्यों नहीं प्रोग्राम पेश करते। अब एक 19 साल के बच्चे से कहा, मैंने कभी दूरदर्शन रेडियो आया नहीं, मैं भगत सिंह पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। उनका वो सब बनाना, पहले तुम
साहित्यिक प्रोग्राम हमारे करो। उन दिनों हो क्या रहा था, प्रोफेसर अजीत कुमार, दिलीप रमेश, हिमांशु जोशी हिंदी कार्यक्रम पेश करते थे। तो मुझे कहा गया कि तुम हमारा पत्रिका कार्यक्रम करो, और डॉक्टर दशरथ ओझा जैसे महान नाम उनके सामने बैठा दिया गया बेटर, और वो भी चिल्लाए कि ये कौन नौजवान मुझसे बात करने आ गया। तो दुर्गावती सिंह थी ठाकुर भगवती शरण सिंह के परिवार से, उन्होंने कहा डमी लाइट है, राजशेखर को भी बैठाया जब तक मूल व्यक्ति बात करने आएगा तब तक। और बातचीत शुरू हुई तो वो दशरथ ओझा जी शंकराचार्य को बहुत लिख चुके थे। वो लिख कर दे गए कि मुझे आज बाल शंकर के दर्शन हुए। और उसके बाद प्रोग्राम देख रहे थे महानिदेशक शिव शर्मा, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को नियमित बुक करना शुरू कर। तो उन दिनों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री नारायण रेड्डी, उनको तमिल में सिनारे कहते हैं, हजारों गाने सिनेमा में लिखे हैं, फिल्में बनाई हैं, किताबें लिखी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया 50 साल की उम्र में। और पद्मश्री भी थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनके सम्मुख मुझे बैठा दिए। तो वो कहने लगे बच्चा मुझसे क्या बात करेगा, वही बात। तो मैंने बात शुरू करी, तो वो गालिब सुना है, मैं मीर सुनाऊँ, वो कालिदास सुना, मैं भवभूति सुनाऊँ। तो उनकी विश्वम्भरा काव्य जिस पे ज्ञानपीठ मिला, मैंने प्रूव कर दिया कि ये मिल्टन की पैराडाइज लास्ट और जयशंकर प्रसाद की कामायनी की कॉपी। अब नाराज हो गए, खूब बहस हुई, और अंत में वो लिख दे गए कि दिस इंटरव्यू इज मोर इंटेलेक्चुअल देन मी। इसी आधार पर मेरा यूपीएससी में चयन होने में वो कागज काम आया। तब मैं संघ लोक सेवा आयोग से दूरदर्शन में आया, सीधे उच्च पद पर। जो ये सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि रेडियो और दूरदर्शन में काम करने वालों की सूची हिंदी के लेखकों की सूची से बड़ी सूची है। पंत जी, बच्चन जी, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी और इलाचंद जोशी, मोहन सिंह सेंगर, वो जितने बड़े नाम आप लेंगे वो आकाशवाणी दूरदर्शन से, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े हुए थे। बीवी केसकर ने चुन चुनकर हिंदी के महान लेखकों को दूरदर्शन आकाशवाणी से जोड़ा। दूरदर्शन तो बहुत बाद में आया, पहले आकाशवाणी। उर्दू के भी महान नाम मजाज साहब से लेकर सादत हसन मंटू से लेकर इसमें चौथाई से लेकर के अमृता प्रीतम जैसे नाम तो ड्यूटी ऑफिसर में नाम थे और न्यूज रीडरों में नाम थे। पद्मा सैदो ड्यूटी अफसर थे। ये आकाशवाणी में दूरदर्शन की परंपरा थी। मुझे सौभाग्य यह मिला कि मैंने दूरदर्शन का एकमात्र साहित्यिक चैनल आरंभ किया, डीडी भारती। साहित्य, संगीत और कला संस्कृति की आरती, डीडी भारती ये नाम रखा। वो विशुद्ध साहित्यिक चैनल, 24 घंटे उसमें साहित्य, संस्कृति, कला के कार्यक्रम जाते थे। और उसके बाद अगर आप दूरदर्शन के योगदान को देखना चाहें तो पत्रिका कार्यक्रम नियमित होता था जो कमलेश्वर करते थे, जिसे बाद में कुबेरधर शरद दत्त ने चलाया, विवेकानंद से लेकर रेखा और नीलेश ने भी चलाया, अभी बैठी थी यहाँ। तो पत्रिका साहित्य की झरोखा, सृजन, कला परिक्रमा, कला ये सब मैं करता था, वो किया मैंने। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम शुरू हुआ इंडियन क्लासिक परंपरा। कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक के साहित्य पर हमने कार्यक्रम निर्माण करवाने की एक सीरीज बनाई। इसके अंतर्गत आपको ध्यान हो तो इलाचंद जोशी के कृति सन्यासी पर, उपेन्द्रनाथ कश्यप का पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, और हिंदी साहित्य तो छोड़िए, बंगला साहित्य के बिमल मित्र की रचनाओं से आशापूर्णा देवी की प्रथम प्रतिश्रुति से लेकर के तमाम बड़ी रचनाओं पर दूरदर्शन ने काम शुरू किया। इंडियन क्लासिक सीरीज उर्दू के भी काम हुए। गोपीचंद नारंग जैसे लोग उसमें सलाहकार थे, हालांकि वो भी बड़े बड़े नाम भूल जाते थे कि जमील मजारी भी कोई था। मैं उन्हें याद दिलाता कि इन पर भी काम होना चाहिए। तो हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, बंगला कई फिल्में बनी। और दूरदर्शन, आकाशवाणी दोनों में, दूरदर्शन में तो एक इतनी बड़ी परंपरा रही कि मैंने आपसे कहा पत्रिका कार्यक्रम नियमित होता था जिसमें साहित्यकारों से विष्णु खरे से लेकर विष्णु नागर जी, या केदारनाथ अग्रवाल से लेकर केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह से लेकर मैं सुबह प्रियदर्शन से बात कर रहा था कि जैसे कुबेर दत्त का बेचारे का एक ऐसा हिंदी साहित्य में उग्र जी की तरह हल्ला कर दिया कि वो शराबी था, कबाबी था। तो मैंने कहा उसकी रात की बात बहुत हुई, दिन की बात किसी ने नहीं। उसके वजन से ज़्यादा
हजारों प्रोग्राम उस आदमी ने हिंदी साहित्य पर बनाए, नागार्जुन पे, रामविलास शर्मा पे, केदारनाथ बाबू पे, सब पे 5-5, 10-10 किस्तों में। और ये बहुत बड़ी बात थी। जितने स्ट्रगलर साहित्यकार आते थे देश भर से, लेखक, कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, उनको नियमित मौका देना, आलोक मेहता से लेकर धीरेन्द्र अस्थाना, ये सब कार्यक्रम पेश करते थे। हजारों नाम है, दुआ से लेकर 50 नाम जो साहित्यिक कार्यक्रमों में साक्षात्कार लेते थे, इंटरव्यू लेते थे। तो मुझे ये सब याद आ रहा था, तो मैंने हवाई जहाज में लिखता चला। पर जो बात महत्वपूर्ण थी, बीच में एक ऐसी पीढ़ी आ गई जो साहित्यकार, कलाकार, लेखकों और संस्कारों से सरोकार नहीं रखती थी। एक दिलचस्प किस्सा बताऊं। हमने रवि बाबू का उपन्यास, क्रांतिकारी उपन्यास गोरा फिर से बनवाया। तो गोरा जब हम यहाँ से प्रसारण करते थे दूरदर्शन दिल्ली से, तो उसके विज्ञापन बम्बई में बुक होते थे। तो वहाँ एक महिला थी विजयलक्ष्मी छाबड़ा, मैं उसको मजाक में कहता था, विजयलक्ष्मी कानून को थी, बाद में छाबड़ा हुई। तो मैं कहता था कि तुम्हें छाबड़ा पहले ही थी, तुम बाद में हुई, कानून को होना था। वो गोरा में क्या करती, उसने, मैंने मीटिंग में कहा, मंत्री बैठे थे, तो मंत्री ने कहा कि अब आपको इसलिए दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं, जो भाषा आप बोलते हो आपके दुश्मन लोग इसलिए हो जाते हैं कि मैंने मीटिंग में कहा कि मुझे शक है कि विजयलक्ष्मी छाबड़ा ने गोरा पढ़ा है, क्योंकि ये बीच में फेयर एंड लवली के विज्ञापन डालती है। वो गोरा को गोरा बनाने का कोई माध्यम समझ रही थी, तो गोरा उपन्यास उन्होंने पढ़ा नहीं था, उसमें सैनिटरी नैपकिन भी जा रहे थे। तो दुर्भाग्य से हमारे एक बंगाली अफसर था जवाहर सरकार ने कहा कि कम से कम आपको तो शर्म आनी चाहिए कि एक महान कृति के बीच में सैनिटरी नैपकिन भी जा रहे हैं, गोरा के बीच में, और फेयर एंड लवली के विज्ञापन। तो ऐसे भी लोग आ जाते थे जिनकी साहित्यिक समझ बहुत परिष्कृत नहीं थी। पर फिर मैंने आपसे कहा कि जब पारिवारिक लोग थे, इलाचंद जोशी के बेटे बाद तक हमारे नितिन जोशी रहे, पंडित श्रीवल नारायण चतुर्वेदी ने आकाशवाणी की भाषा गढ़ी थी समाचारों की, कमलेश्वर ने भाषा गढ़ी थी दूरदर्शन की समाचारों की। तो ये बड़ी, आज तक मैं लाने वाला बैठा हूँ आपके सम्मुख। मेट्रो चैनल पर 30 मिनट का एक प्रोग्राम जब मैं लाया, तो मुझसे हमारे चीफ थे SS गिल, उन्होंने कहा कि पुत्र तूने मेरा नेशनल चैनल बर्बाद कर दिया, क्योंकि नेशनल न्यूज़ देखना लोग बंद हो गए। उन्होंने पूछा कि कारण क्या है? मैंने कहा इसकी भाषा जनसत्ता की भाषा है, आम आदमी की भाषा है, रिक्शे वाले की भाषा है। हमारी भाषा मंत्री के जूते के तर्स में बांधने वाले की भाषा है। तो दूरदर्शन के समाचारों की भाषा जो कमलेश्वर से लेकर गोवर्धन तक करते थे, बाद में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग करने लगे, जो सरकारी सूचना सेवा संस्थान, साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्यिक कार्यक्रम। आज भी मेरे यहाँ मानस के अंश मैंने बनवाया, DD भारती, अमृतलाल नागर, नाचू बाबू गोपाल बनवाया, विशाल चतुर्वेदी से, शैल चतुर्वेदी के बेटे से, मंजू सिंह से हमने एक कहानी, उसमें मालवा के गांव के अपने जीवन सिंह ठाकुर देवास के कथाकार की एक दिन एक कहानी पढ़ते हुए रो पड़ रहा। मैं भोजन कर रहा था, इतने में मंजू आई। मैंने कहा मंजू इस कहानी पर तो टेलीफिल्म बनना चाहिए। मैंने 2-3 किस्तों में बना दी। जब वो दोबारा आई तो मैंने पूछा कि तुमने जीवन सिंह को कुछ पारिश्रमिक दिया कि नहीं? तो कहने की मैं तो भूल इनका पता लेना आपसे। मैंने जीवन भाई को फोन लगाया ढूंढ ढांढ कर, मैंने कहा आपको कुछ पारिश्रमिक मिला कि नहीं? बोले भाई साहब कहानी बन गई, मैं इसकी में बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे सीधे सरल तो हमारे मालवी लोग हैं मालवा के। तो मैंने सीरीज शुरू करी थी, आपको ध्यान हो, एक कहानी, फिर शुरू करी, फिर एक कहानी, हिंदी के महान कथाकारों की कहानियों पर। कथा सागर, कथा सागर भी चला। कमलेश्वर जब तक हमारे यहाँ थे उन्होंने कम से कम 2 दर्जन धारावाहिक लिखे होंगे। कम लोग जानते हैं कि मनोज श्याम जोशी ने जो हम लोग लिखा, या जो झूठा सच की तर्ज पर बुनियाद लिखी, यशपाल की झूठा सच पर ही आधारित था, बहुत लोग जानते हैं उसका सच। लेकिन यहाँ भारत में उसको बहुत तवज्जो नहीं मिली। मैक्सिको की एक यूनिवर्सिटी में हम लोग पर डॉक्टरेट हुई कि उसका भारतीय जनमानस पर कैसा प्रभाव है। मनोज श्याम जोशी फिर हमारे प्रिय लेखक हो गए थे। आपको ध्यान हो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से लेकर कक्का जी कहीं ने जीवित चरित्र थे जिनसे मैं दिल्ली में मिला था। वो हिंदी हिंदुस्तान के संपादक भी थे और राजनीति में भी थे। उसमें चंद्रा स्वामी और बहुत सारे चरित्रों को मिलाकर उन्होंने गढ़ा था कक्का जी कहीं। ये सब साहित्यिक कृति हैं जो थी। बहुत ही याद आता जाएगा तो मैं बताता चलूँगा जो आपके मन में आया। पर ऐसे लोग थे, दूरदर्शन ने ऐसे ऐसे लोगों को हिंदी बोलने पर विवश किया कि मैं सीताकांत महाकाव्य पर फिल्म बना रहा था।
वो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड विनर थे, सेक्रेटरी भी कल्चर थे, अशोक वाजपेयी के भी बॉस थे। उन्होंने मुझसे कहा मुझे आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट वांट टू टॉक इन हिंदी करके बता दिया सारे ऑफिसरों को। तो मैं गया कि सर आपको मैं पूरे भारत से जोड़ रहा था, आप सिर्फ उड़िया से जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर हम भुवनेश्वर केंद्र से कहते हैं उड़िया में एक छोटा सा आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो तत्काल हिंदी बोलना शुरू हो गए और अच्छी हिंदी बोले। और प्रयाग शुक्ल से मैंने उनका इंटरव्यू करवाया और वो 3 खंडों में बना और फिर वो गद्गद हिंदी बोले और भव्य हिंदी बोले। ऐसे ही गिरीश कनाड जब उनको ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी मिला और वो ललित कला अकादमी के चेयरमैन बने तो मैं खुद साक्षात्कार लेने गया कि गिरीश जी का सम्मान किया जाए। तो गिरीश जी ने भी यही कहा कि मैं हिंदी में बात नहीं करता, फिल्मों में काम करती हूँ, तो वो हिंदी में बोले। जब उन्हें पता लगा कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण बन गए तो दूरदर्शन ने बहुत लोगों का अहंकार भंग करके भी उन्हें हिंदी में लाया। ऐसे लोग जो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते थे उनको भी हिंदी में कैसे बनाए। पहले शिकाकान क्या हम इंतजार करें? मैं इनसे कह रहा हूँ ये लोग बातचीत कर रहे हैं ना। आगे पूछूं? अब जानिए। ये इतने कार्यक्रम बताया आपने, तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिससे जन सामान्य में प्रतिक्रिया हुई और उनका साहित्य स्वाद बदला हो? असंख्य कोई एक नाम ले लीजिए, ये सब साहित्यिक कृतियाँ हैं। आप किसी को भी लेंगे तो कहेंगे साहित्यिक कृति है। राजनीतिक कृतियाँ, जनवाणी हमने जब शुरू किया उसी की तर्ज और उसी की नकल पे जनता की अदालत, आपकी अदालत और दुनिया भर की अदालतें चल रही है। पहला कार्यक्रम था जिसमें विष्णु ये विनोद दुआ से पत्रोत्तर में पत्रात्मक शैली में भारत का आम नागरिक सवाल पूछता था। स्टूडियो में ही पत्र खोला जाता था और उससे वही मंत्री से तत्काल जवाब दिया जाता था। उसकी एक गाली बांधी रात में बैठ के देखते थे, उसमें से कई मंत्री मुअत्तल हुए। और ये जनवाणी नहीं था जो जनता की आवाज़। साहित्यिक कार्यक्रम में आपको अद्भुत बात बताऊँ, विश्व के ऐसे कौन से कवि हैं जो दूरदर्शन आकाशवाणी पे नहीं आए? सब बड़े विद्वान बाहर से आए लोगों को भी लिया, लेकिन कुबेर दत्त शरद दत्त भी डरते थे कि आप ये बुला लेते हो अदम गोलवी को और ये लोग पता नहीं सत्ता के खिलाफ कुछ बोल देंगे। और 15 अगस्त सुनिए, मैं मंदिर की बात बता रहा हूँ, आनंद लें। तो मैं उनसे कहता था देखो यार मंचों पर तो ये लोग भूल भी हो सकते हैं, अपने यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग में हुक होने की संभावना कम है क्योंकि सब ताली बजाने बैठे हैं स्टूडियो में। एक बात। दूसरी बात, तुम्हारे हाथ में अपन एडिट कर लेंगे अगर ये कोई ऐसी बात बोले जिससे तुम्हारी नौकरी जाने का खतरा हो। हमने इंट्रोड्यूस किया अदम गोलवी को, कौन जानता है। दूरदर्शन आकाशवाणी पे सबसे पहले आए ऐसे नाम दुष्यंत कुमार से लेके बहुत बड़े बड़े नाम। तो अदम गोलवी, प्रिय दर्शन, आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ, 15 अगस्त वाले कवि सम्मेलन में, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में नरेश जी अदम ने अपना परिचय देते हुए कहा, अदम गोलवी ने अपना परिचय देते हुए कहा, जो कांधे पे ये इंटरनेट बंद कर दीजिए भाई, बाद में करिएगा, व्यवधान होता है, हमारे मस्तिष्क पे खलल होता है। अदम गोलवी ने अपना परिचय देते हुए कहा 15 अगस्त पर कवि सम्मेलन में, राष्ट्रीय प्रसारण में, और ये लाइव जा रहा हमारे देश पे, जो कांधे पे हम अपनी लाश को उठाए हुए हैं, जो कांधे पे हम अपनी लाश को उठाए हुए हैं, के शहर के लोगों, हम गांव से आए हुए हैं। तुम भी नंगे और हम भी नंगे, तुम भी नंगे और हम भी नंगे, तुम सब फैशन के मारे, हम गरीबी के सताए। ये प्रसारण कर देने का साहस चाहिए, बड़ा भारी नैतिक साहस चाहिए। देखिए, बोलने के लिए इतनी बातें मैं आपको आप यहाँ पूरे सभा मंडप में जितने लोग बैठे हैं, सिवा विष्णु नागर के कोई नहीं जानता कि उनकी धर्मपत्नी मेरी भाभी जो बैठी हैं वो हिंदी के भी एक महान कवि की बिटिया है। वो महान कवि गांव की कविता लिखते थे, मदन मोहन व्यास। हूँ पूरा मेरू ने मारो नाम बाल्यो है, हूँ तो भूको मरू हूँ राते की सोतो, भूको छूटो हूँ, और भणु ने लिखूँ मारे कौन पहचाने, पूरा मेरू